अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयानां नगाधिराजः पूर्वा अपरौ तोयनिधिम् अवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। खण्डा पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कूर्मांचलौ केदारो अथ जालंधरो अथ रुचिर काश्मीर संज्ञो अंतिमः। हम मंगलाचरण में हिमालय और हिमाचल की वंदना करते हुए, उसके स्वरूप की वंदना करते हुए हम सीधे सीधे अपने विषय की ओर जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में हिमाचल की भूमिका। इस विषय से पूर्व हमने जो अपने मंगलाचरण में हिमालय की परिकल्पना की, हिमालय का जो स्वरूप आपके समक्ष रखा, उसमें ही हिमाचल का, हिमालय और हिमाचल दोनों वास्तव में परस्पर पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए माननीय सभी सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं, हिमालय और हिमाचल पर्यायवाची शब्द के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसके साथ ही हमारे कालिदास महान कवि ने जो अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, इसे देवतात्मा भी कहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम भौगोलिक स्तर को देखें तो दूसरे पद्य में हमने कहा है कि हिमालय के 5 खंड है और हिमाचल उसमें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो है जालंधर खंड। जालंधर खंड के अंतर्गत हिमाचल की भौगोलिक स्थिति है। अब अगर हमें हिमाचल का मालूम है और हमने फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर बात करनी है, तो तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष आता है कि हिमाचल नामकरण कब हुआ होगा। मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश शब्द का नामकरण 26 से 28 जनवरी 1948 को राजा दुर्गा सिंह बघाट सोलन में एक 25 हमारे जो शिमला हिल स्टेट्स के जितने भी राजगान थे, उनकी एक सभा हुई थी। वैधानिक तौर से उन सभी सदस्यों ने मिलकर के, जिसमें प्रजा मंडल के सदस्य भी थे, उन सबों ने मिलकर के एक प्रस्ताव पारित किया था कि इस खंड का नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाए। तो ये मेरा पहला निवेदन था कि वो हिमाचल जो 26 से 28 जनवरी के मध्य 1948 में शाब्दिक रूप में, वैधानिक रूप में समक्ष आता है, उसका पूर्व स्वरूप भी हमने आपके समक्ष रखा। उसका स्वाधीनता आंदोलन क्या रहा, उसकी स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर क्या सहभागिता रही, और हिमाचल के किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आंदोलन हुए हैं और हिमाचल के कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने राष्ट्र में हमारी पहचान बनाई, इन बातों को हम जो है रेखांकित करने जा रहे हैं। सीधे सीधे हम इस विषय को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं कि अगर 1757 से 1858 के मध्य काल को आप देखें तो कंपनी सरकार ने धीरे धीरे समूचे भारतवर्ष में अपना आधिपत्य, अपना प्रभुत्व जमाना प्रारंभ कर दिया था। यही हाल हिमाचल प्रदेश का भी था। हिमाचल प्रदेश उस समय पंजाब हिल स्टेट्स और शिमला हिल स्टेट्स, इन 2 भागों में बंटा था। शिमला हिल स्टेट्स में 18 और 12 ठकुराइयों का वर्णन आता है, उसके जो शासक थे उनकी परिस्थितियां क्या थी, और पंजाब हिल स्टेट्स में कौन कौन सी हमारी रियासतें थी और उनके शासक किस प्रकार से यहाँ के सामान्य जन पर शासन कर रहे थे। ये पहला पक्ष वहां पर आता है। परंतु इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि 1857 का जो महान क्रांति है, 1857 का जो महान आंदोलन है, उस आकस्मिक नहीं उठा। हम अगर आप देखें, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, उससे पूर्व अगर हम देखें कि स्वधर्म और स्वराज्य में अनावश्यक हस्तक्षेप हमारे ब्रिटिश उस कंपनी सरकार का हो रहा था। लॉर्ड डलहौजी की लैब्स की नीति उसके कारण था। यही नहीं, कृषकों से केवल मात्र
ब्रिटिश उद्योगों या फसलों को उगाने की नीति भी थी, उससे हमारा सामान्य जन आंदोलित हो रहा था। हिंदू संपत्ति कानून जब उन ब्रिटिशर्स लाते हैं तो वो भी एक कारण था। यही नहीं, ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियां, ये भी कारण था। और भारत के मूल निवासियों का अपमान, उनको दोयम दर्जे का घोषित करना, ये सारी इस तरह की जो हमारी जीवन पद्धति थी, उसमें जब अंग्रेजों का धीरे धीरे हस्तक्षेप हो रहा था, तो हिमाचल में ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। मूल रूप से सीधे सीधे मैं आपसे कहूं तो जब गोरखा युद्ध 1814 और 15 का जो कार्यकाल था, उसमें गोरखाओं ने पूरे हिमाचल के इन राजाओं को न केवल आतंकित किया था, अपितु उनको अपने अधीन करने का भी प्रयास किया था। तो यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के शासकों ने ब्रिटिशर्स को बुला करके गोरखों को आउस्ट करने की नीति बनाई। वही हमारा सबसे बड़ा कारण था, जहां पर ब्रिटिशर्स का सीधे सीधे 1814-15 में पदार्पण होता है। यही नहीं, शिमला यद्यपि ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बाद में बनी, परंतु 1819 से लेकर के 1925 के बीच धीरे धीरे जब शिमला को उन्होंने मिनी इंग्लैंड बनाना प्रारंभ किया था, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने खड़ी करनी प्रारंभ कर दी थी, तो वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश को अपितु भारतवर्ष के लिए भी एक अंग्रेजों के शासन की रूपरेखा बना रहा था। उसमें अगर आप देखें विशेष रूप से 1857 की क्रांति जब हिमाचल में फूटती है, हिमाचल प्रदेश में जो जन आंदोलन खड़े होते हैं, उसमें उससे पूर्व 4 आंदोलनों की मैं चर्चा करना चाहता हूं। प्रथम जन आंदोलन कांगड़ा किले को वहां के जो वहां के हमारे सेनानी थे, उन्होंने सौंपने से इनकार कर दिया था। कांगड़ा किला बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था प्रशासनिक दृष्टि से राजाओं का। दूसरा कोटला किला में जो कांगड़ा में ही था, उसके ऊपर भी वहां के जो हमारे सैनिक थे, उन्होंने उसको सौंपने से इनकार कर दिया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटना जो घटती है, नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया ने अपने अस्तित्व को, अपने राज्य के अस्तित्व को, उसको गौरव प्रदान करने के लिए सीधे सीधे अंग्रेजों से एक युद्ध छेड़ दिया था और कई मोर्चों पे अंग्रेजों को ललकारा भी था और पराजित भी किया था। यद्यपि नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आते जो 1857 से पहले हमारे समक्ष उनका योगदान रहता है। यही नहीं, कांगड़ा के राजा प्रबोध चंद, जो क्या कहते हैं, दतारपुर के राजा जगत सिंह, जसवा के राजा उमेद सिंह, ऊना के सिख संत विक्रम सिंह बेदी ने भी अंग्रेजों के नीतियों का विरोध किया था। ये 4 महत्वपूर्ण पक्ष है जहां 1857 की क्रांति का बिगुल हिमाचल में हमको दिखाई देता है। अब प्रश्न ये होता है कि हिमाचल में अगर 1857 की क्रांति अचानक तो नहीं फूटी होगी। हम देखते हैं हिमाचल में जो अंग्रेजों के सीधे सीधे डगशाई और क्या कहते हैं सुबाठू और क्या कहते हैं जो ब्रिटिशर्स के कैंटोनमेंट एरियाज थे, वो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां से 1857 की क्रांति पहले फूटी। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि 1857 की क्रांति, यद्यपि मंगल पांडे को जब बैरकपुर छावनी में पहले जो हमारे देशभक्त मंगल पांडे को सीधे सीधे उन्होंने शहादत ली, तो 8 अप्रैल 1857 का वो दिन था। अब अगर आप उसके बाद हिमाचल के संदर्भ में देखें तो वो ज्यादा दिन नहीं लगे, उसकी कसौली जो हमारा कैंटोनमेंट एरियाज था, जहां पर ब्रिटिशर्स का सीधा प्रभुत्व था, तो 20 अप्रैल को सीधे सीधे हमारे कसौली क्षेत्र में 6 देशी सैनिकों ने अपने 300 साथियों के 300 ब्रिटिशर सैनिकों को ललकारा था।
इसका अर्थ यह, वो पहले जो 6 सैनिक थे कसौली क्षेत्र में, सूबेदार भीम सिंह हमारे वो सबसे बड़े सेनानी थे जिन्होंने 300 ब्रिटिशर्स को सीधे सीधे ललकारा था। अगर आप देखें तो सूबेदार भीम सिंह ने अपनी क्रांति 20 अप्रैल 1857 को प्रारंभ कर दी, और उसके बाद वो जतोग की ओर जाते हैं। जतोग की ओर जब जाना प्रारंभ करते हैं तो वहां का प्रतिनिधित्व दारोगा बुद्धि सिंह ने किया। वो कसौली को देख रहे थे और सूबेदार भीम सिंह सीधे सीधे कहाँ जा रहे थे, आगे क्या कहते हैं, हमारे कसौली से उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ प्रस्थान किया था जतोग की ओर, क्योंकि जतोग भी महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट एरिया था ब्रिटिशर्स का। तो हम इन 2 महत्वपूर्ण सेनानियों को देखते हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल हिमाचल में बजाया था। तो अगला जो महत्वपूर्ण है कि सायरी नामक और हीरापुर नामक स्थान पर लगभग 45 क्रांतिकारी इकट्ठे हो गए थे। सूबेदार भीम सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो वहां पर ब्रिटिशर सेना के साथ अंग्रेजों के साथ सीधी झड़प होती है, और वहां पर उन्होंने टेंटों को आग लगा दी और सीधे सीधे वहां के स्थानीय लोगों को कहा कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया है। ये शब्द प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया है, अब तो हम जो है भारत का राज लाने वाले हैं। इस तरह की बात करते करते वो क्या कहते हैं, जतोग की ओर जाते हैं। वो बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा हमने आपको 2 स्वतंत्रता सेनानियों की करी। इसके अतिरिक्त अगर हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ सैनिकों का आंदोलन था, ऐसा नहीं है। हम आपसे 2-3 उदाहरण देना चाहते हैं कि जिसमें ये घटना घट रही थी और पूरे शिमला क्षेत्र में इसका, पूरे स्थानों में इसकी चर्चा हो रही थी। हम देखते हैं कि एक दूध बेचने वाला जो रोज शिमला में अंग्रेजों को दूध देता था, जब उसने देखा कि क्रांति प्रारंभ हो गई है कसौली और जतोग और सुबाथू से, हमारे सैनिकों ने अंग्रेजों को चैलेंज करना प्रारंभ कर दिया है, तो उसने दूध देना बंद कर दिया। ये छोटी घटना नहीं है। इसका अर्थ हुआ आम समाज भी समझ रहा था कि अंग्रेजों की नीति सही नहीं है। दूसरा उदाहरण एक हमको मिला, जब हम पुस्तक लिख रहे थे तो हमको एक उदाहरण मिला, वो उस उदाहरण को मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक हमारी घरेलू नौकरानी जो सेवादार थी अंग्रेजों की शिमला में, उसने सीधे सीधे सेवादारी बंद कर दी। वो कहने लगी कि ये हमें गुलामी नहीं चाहिए, अब हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। ये उदाहरण भी उस नौकरानी का छोटा मोटा उदाहरण नहीं है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक नौकरानी भी ये समझती थी अंग्रेजों का राज ठीक नहीं है। तीसरा उदाहरण, माल रोड पे उस समय ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। अगर वो अलाउड नहीं थे, एक युवा जाकर के चैलेंज करता है माल रोड पर और कहता है कि अब ब्रिटिशर्स का राज तो खत्म होने वाला, अंग्रेजों का राज खत्म होने वाला है, तो उसने अंग्रेजों को घूरा। ये शब्द प्रयोग किया गया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये शब्द है वहां पर, जब हमने ये इस तरह के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए कि उसने अंग्रेजों को घूरा। अंग्रेजों को घूरना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, उसको भी हमने रेखांकित किया है। इसके अतिरिक्त भीम सिंह और सबसे पहले हमारे उस 1857 की घटना में सीधे सीधे जो है सूबेदार क्या कहते हैं, उनको फांसी दे दी गई थी। भीम सिंह को तो पकड़ दिया गया, और जो हमारे दूसरे सैनिक थे क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं अपने वहां पर इसका क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनका नाम बुद्धि सिंह था। बुद्धि सिंह ने अपने कनपटी पर, जब उनको अंग्रेजों ने घेर लिया, कनपटी पर पिस्टल रखी और अपने आप को उड़ा दिया। वो पहले शहीद है 1857 की क्रांति की। इसके अतिरिक्त अब हम, यद्यपि 1857 की क्रांति की बहुत बड़ी चर्चा है, मैं सीधे सीधे आगे चलता हूं। इसके अतिरिक्त नालागढ़ का जो किला था, वहां पर हिमाचल की जो बारूद
या दूसरे अस्त्र शस्त्र थे उसके भंडार था। वहां पर भी हमारे सैनिकों ने अंग्रेजों को ललकारा था और उसको लूटने का प्रयास किया था। इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति में कांगड़ा में जो जालंधर से और दूसरे क्षेत्रों से नूरपुर, सियालकोट से लेकर के झेलम से लेकर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सीधे सीधे हमारे किसकी ओर आ रहे थे, वो कांगड़ा की ओर आ रहे थे। और कांगड़ा में लगभग उनका जमावड़ा 30 जुलाई 1857 मियां मीर स्थल पर नेटिव इन्फेंट्री के जो जितने भी क्रांतिकारी सैनिक थे वो इकट्ठे हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कांगड़ा क्षेत्र में भी अंग्रेजों को पूरी तरह जो है चैलेंज किया गया था। वहां के क्रांतिकारी हवलदार गुग्गादीन को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये कांगड़ा के क्षेत्र की क्रांति का हम आपको विवरण देना चाहते हैं। यही नहीं, इसके अतिरिक्त कुल्लू से लाहौल स्पीति के बीच एक बहुत बड़ी घटना होती है 1857 में। वहां पर उसको हम सिराज आंदोलन के नाम से जानते हैं। वहां के जो सीधे सीधे हमारे राजकुंवर प्रताप सिंह थे, उन्होंने नेगियों को इकट्ठा करके प्रमुख व्यक्तियों को का नंबरदार, कारदार, माफीदार, इनकी एक छोटी सी टुकड़ी इकट्ठी करके कुल्लू में सीधे सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया था। तो हम कहना चाहते हैं हमारे युवराज प्रताप सिंह ने जो है बशलेव दर्रा पर अंग्रेजों को चैलेंज किया था और वहां युद्ध होता है। तो वहां पर सीधे सीधे हमारे जो वहां जो क्रांतिकारी सिपाही थे वो पकड़े गए और उनको भागसू जेल और अन्य धर्मशाला की जेलों में बंद कर दिया गया था कड़े पहरे में। उनमें से जब हम देखते हैं कि सरदुल को 14 वर्ष की क्या कहते हैं सजा दी गई, काशी 12 वर्ष की, थूला को 12 वर्ष की, मानदास को 10 वर्ष की, सूरत राम को 8 वर्ष की और केशव राम को 8 वर्ष की, देवी दीता को 3 वर्ष की। और यही नहीं, सिराज आंदोलन के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से 12 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये छोटी घटना नहीं है। युवराज प्रताप सिंह को इतना आतंकित किया गया, उनको पता नहीं कहां कहां नहीं ले गए। यद्यपि वो पहले छूट जाते हैं परंतु बाद में वो भी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं। हम कहना चाहते हैं इस 1857 की क्रांति में सूबेदार भीम सिंह, दारोगा बुद्धि सिंह, राम प्रसाद वैरागी, युवराज प्रताप सिंह, इसके अतिरिक्त वीर सिंह, सरदुल, काशी, मानदास, सूरत राम, केशव राम, देवी दीता, मनहर साय, शीलाधर, ये सारे के सारे 1857 के महान सैनिक हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने 1857 के इस महान स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। हम आपसे निवेदन करना चाहता है 1857 की क्रांति ना तो विद्रोह है, ना ही वो गदर है और ना ही वो म्यूटिनी है। वो देश की स्वतंत्रता का महान जो है पर्व है, ये हमारा मानना है। अब हम थोड़ी सी चर्चा 1858 से 1920 के बीच के आंदोलनों की भी करना चाहते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति में सीधे सीधे हमारे सैनिक जन इकट्ठे थे और उन्होंने आम आदमी को भी आंदोलित कर दिया था और हिमाचल में अधिकतर राजगान अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, परंतु ऐसा नहीं था। कुछ राजगान, कुछ शासक हमारे इन सिपाहियों का भी और अंग्रेजों के विरोध में भी खड़े थे, ऐसा मेरा मानना है। 1858 से 1920 के बीच के कुछ चर्चा में करना चाहता हूं। इनको हम कहते हैं कि ज्यादातर आंदोलन कृषक आंदोलन है। अगर हम देखें, ये तो सैनिक आंदोलन थे, तो कृषक आंदोलन 1858 से 1920 जब सीधे सीधे क्राउन के अंडर जो है भारत चला जाता है तो हिमाचल में क्या स्थिति होती है हम देखते हैं। बुशहर रियासत में 1859 में धूम आंदोलन हो गया था। धूम किसको कहते थे? कृषकों द्वारा रोष प्रकट करने के लिए वो क्या करते थे, अपने पशुधन को इकट्ठा करते थे और गांव छोड़ करके कहां चले जाते थे, क्योंकि दोहरी गुलामी थी। एक राजाओं की गुलामी जिसमें बेट बेगार ये सारे के सारे कर वो देते थे और राजाओं का बेगार करनी, यही नहीं, ब्रिटिशर्स की लॉर्ड साहब जब आते थे हिमाचल के टूर पे, क्या कहते हैं, रियासतों में जाते थे, तो क्या करते थे वहां के स्थानीय लोग, वहां पर सीधे सीधे उनको जो है
उनकी बेट बेगार भी करवाई जाती थी। उससे आंदोलित था हमारा अधिकतर जो कृषक समाज था। इसके अतिरिक्त सुकेत जन आंदोलन, इसमें 1862 में होता है। घुंगल वजीर को गढ़चवासी में 12 दिनों तक बंदी बनाया गया था। जो वहां का वजीर था वो अत्याचारी था। तो कृषकों ने क्या करा, आंदोलन किया और सभी इकट्ठे होकर के जाते हैं और उसको बंदी बनाते हैं। ये छोटी घटनाएं नहीं है। इसके अतिरिक्त नालागढ़ आंदोलन 1877 में होता है, जो राजा द्वारा नए करों को लादा गया था, उसके विरोध में वो बड़ा महत्वपूर्ण नालागढ़ में आंदोलन होता है। सिरमौर का भूमि बंदोबस्त आंदोलन, संगड़ाह के 2 नाम महत्वपूर्ण है, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, मैंने वो नाम लिखे है उसमें, उछबू और प्रीतम सिंह। उछबू और प्रीतम सिंह वहां के कृषकों के अधिपति थे, जो उन्होंने सारे कृषक इकट्ठे किए थे और राजाओं के विरोध में वो खड़े हो गए कि नहीं, हमारे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हम जो है करों के बोझ से दब गए हैं, हमारा आम जन जो है आसानी से जी नहीं पा रहा है। तो उन्होंने उसको आंदोलन को आगे बढ़ाया। बिलासपुर का झुग्गा आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। झुग्गा क्या होता था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है कि जब राजाओं के विरोध में खड़े होते थे तो वहां क्या करते थे, छोटे छोटे घास फूस की झोपड़ियां बना देते थे और उसमें एक बिल्ली एक गाय ले जा करके और स्वयं भी उसमें चले जाते थे और आंदोलन प्रारंभ कर लेते थे। जैसे ही राजा के फौज वहां पे आती थी तो अगर वो उनको पीटने लगते थे तो उसमें वो आग लगा लेते थे। जुग्गा उसका मतलब था, जुग्गा आंदोलन। उसमें रावल, घेथू, नाथू नामक जो सत्याग्रही थे वो जल करके राख हो गए थे। ये छोटे छोटे नाम नहीं है। चंबा का किसान आंदोलन, बलाना गांव के लोगों की भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, चंबा की। यही नहीं, बाघल रियासत में बेठू बेगारी कनैत आंदोलन हुआ था। उसमें राणा किशन सिंह के विरुद्ध में जालक गांव के कनैत इकट्ठे होकर के वो आंदोलन कर रहे थे। यही नहीं, डोडरा कुमार जन आंदोलन इससे भी बड़ा था। वहां पर वजीर रण बहादुर ने अपने ही राजा के विरोध में जन आंदोलन खड़ा किया था। ये डोडरा कवार जन आंदोलन है। वहां के लोगों को इकट्ठा किया। वो कहते थे अंग्रेजों का राज गलत है, राजाओं की जाति गलत है, ऐसी भावना उन्होंने वहां पर खड़ी कर दी थी। कुनिहार जन आंदोलन, यही नहीं, कुनिहार के बाबू काशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक ने इसमें भाग लिया था। ये महत्वपूर्ण आर्य समाजी सत्यानंद स्टोक्स की मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूं, वो तो अमेरिकन मिशनरी थे। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके वो आर्य समाजी बन गए और बाद में वो सत्यानंद स्टोक्स के नाम से जाने जाते हैं। और वो उन्होंने गीता भवन वहां पे कोटगढ़ में बनाया है। तो इसका अर्थ ये हुआ हमारी सहायता के लिए और जन भी इकट्ठे थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि 1885 में जैसे ही रोथनी कैसल में एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, ये भी शिमला में ही है रोथनी कैसल, एओ ह्यूम ने वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। उसका फर्क ये हो गया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो चर्चाएं हो रही थी वो हिमाचल के समाज के साथ भी उनकी चर्चाएं प्रारंभ हो गई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं 1920 तक हमारे सामने 1914 में मंडी का एक क्रांतिकारी संगठन बनता है। क्रांतिकारी संगठन में मियां जवाहर सिंह, सिद्धू खराड़ा, हरदेव राम, भाई हिरदा राम, बद्रीनाथ, शारदा राम, ज्वाला सिंह, लौंगू राम और सबसे बड़ी एक रानी खैरागढ़ी, इन्होंने क्रांतिकारी संगठन में जन आंदोलन को बल दिया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हमने आपके सामने रखी। ऊना के बाबा लक्ष्मण दास आर्य और उनकी पत्नी दुर्गा बाई आर्य ने ऊना में एक जिसको हम कहते हैं कि दुर्गा बाई ने महिला खादी संगठन की स्थापना की थी। तो वो उस जन आंदोलन के माध्यम से समाज में चेतना जागृत कर रहे थे कि अंग्रेजों का राज अच्छा नहीं है। अब हम थोड़ी सी चर्चा 1920 से अभी है ना थोड़ा समय, कितना समय है डॉक्टर जोगिंदर जी? जी सर, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। जी जी जी, धन्यवाद। 1920 से 1942 की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको भी हम आपसे चर्चा
करना चाहते हैं संवाद के माध्यम से। बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है कि 1858 में जो एक कृषक आंदोलन होते हैं तो वो समाज के जन आंदोलन और जन जागृति के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा समाज जो दोहरी गुलामी का शिकार था वो अब जागृत हो रहा था। ऐसा तो नहीं था कि हम सुबह को अंग्रेजों को भगा सकते थे, वो संभव नहीं भी था। तो कांग्रेस का असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ होता है, फिरोजपुर में आयोजित असहयोग आंदोलन की जब नींव रखी गई थी, उसमें हिमाचल के लोग भी गए थे। हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी भी, पंचम चंद कटोच, सरमित्र, लाला बाशीराम, टीरा के सिद्धूराम आदि, ये लोग वहां पर गए थे। फिरोजपुर में तो नदौन के यशपाल विशेष रूप से उन्होंने सहभागिता रखी थी। नदौन से एक ही व्यक्ति गए थे, फिरोजपुर में वो थे यशपाल, क्रांतिकारी यशपाल। 1921 13 मई को जब गांधी जी शिमला आते प्रथम बार, देखिए शिमला में गांधी जी के 10 यात्राएं हैं, 10 यात्राएं। अर्थात ये हुआ कि 10 यात्राओं में उनके पास राष्ट्रीय स्तर के मैक्सिमम जो है हमारे नेता जो है, जो हमारे स्वाधीनता आंदोलन के का नेतृत्व कर रहे थे, लाला लाजपत राय से लेकर के जो दूसरे महान नेता थे, वो भी क्या कहते हैं, हमारे गांधी जी के साथ शिमला आगमन उनका होता है। 10 बार उनका आगमन होता है। तो उससे भी समूचे शिमला की जो 18 और 12 ठकुराइयां थी, वहां पर उसकी सीधी समुचित व्यवस्था कर दी जाती थी कि आज गांधी जी ने क्या किया। और सारे लोग आकर के पैदल पहाड़ों को चढ़ करके वहां आते थे और नदी नालों को पार करके आते थे कि गांधी जी शिमला आए हैं। ये छोटी बातें नहीं है, उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि लोग गाड़ियों में जा सकते थे। इसके अतिरिक्त सुकेत रियासत में जब वो साइमन कमीशन का विरोध हुआ, हिमाचल के क्रांतिकारियों ने भी उसमें भाग लिया। इसके अतिरिक्त जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, हिमाचल के क्रांतिकारी उसमें भाग लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर जो जो घटनाएं घट रही थी, शिमला के क्रांतिकारी उससे सीधे सीधे जुड़े हुए थे। हिमाचल के महान स्वतंत्रता सेनानी सीधे सीधे उन घटनाओं से जुड़े हुए थे और जन जागरण का अभियान अपने अपने क्षेत्रों में, यद्यपि हिमाचल तो बहुत कठिन क्षेत्र था, भौगोलिक स्थिति से आसान नहीं था, परंतु फिर भी जन जागरण स्वाधीनता का चल रहा था। हम आगे देखते हैं, सिरमौर रियासत में पंडित राजेंद्र दत्त द्वारा कानून सुधार सभा का गठन किया गया। इसका अर्थ ये हुआ, जो सिरमौर का जो शासक था वो क्रूर शासक था। उन्होंने हमारे पंडित राजेंद्र दत्त जी ने समझा कि अब हमारे को अंग्रेजों से भी लड़ना है और राजाओं से भी लड़ना है, तो उन्होंने कानून सुधार सभा का गठन किया था। इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव 1937 में होता है। तो उसमें हम आपको कहें, पंजाब प्रांत से 3 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल के थे, उसमें हमारे प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यद्यपि उसमें हमारे हिमाचल से एक ही व्यक्ति चुने गए थे, पंडित भगत राम, वो देहरा नूरपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। तो हमें एक प्रतिनिधित्व के रूप में ये मौका मिला कि हम अपनी बात पंजाब प्रांत की सभा में रखें। उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन ने तो हिमाचल के इस जन आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर खड़ा कर दिया। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन जब देशी रियासतों में प्रजामंडल के गठन को विधिवत रूप से घोषणा के लिए अधिकृत करता है, तो हिमाचल में भी इस तरह के छोटे छोटे प्रजामंडल रियासतों में खड़े होने शुरू हो गए थे। हरिपुरा महाकौशल में हुए अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने तो सीधे कहा कि आप रियासतों में प्रजामंडल खड़े करिएगा, तब हम अपने प्रतिनिधित्व को बल दे सकते हैं। तो हम कहना चाहते हैं, लुधियाना में भारतीय रियासती प्रजामंडल में शिमला पहाड़ी रियासतों से पंडित पद्मदेव, भागमल सौटा, मंडी से स्वामी पूर्णानंद, ठाकुर हितेंद्र सिंह, चंबा से विद्यासागर, विद्याधर, गुलाम रसूल, पृथ्वी सिंह, इन्होंने भाग लिया था। जब वो वापस आते हैं, प्रजामंडल को एक बल मिलता है कि हम अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है जन आंदोलनों को आगे बढ़ाने में, उसमें ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास करें। रानी खैरागढ़ी जून 1938 में लखनऊ से जब वापस आती है,
तो उन्होंने सीधे सीधे, यद्यपि उसके बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है रानी खैरागढ़ी का, परंतु उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि 1920 से लेकर के 1938 तक रानी खैरागढ़ी जन आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और खासकर क्रांतिकारी जन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनके साथ रानी खैरागढ़ी सीधे सीधे जुड़ी थी। इसके अतिरिक्त हिमालय रियासती प्रजामंडल का जब शिमला गठन, रियासती प्रजामंडल शिमला का गठन 1938 दिसंबर में हुआ था। पंडित पद्मदेव, भागमल सोटा, भास्करानंद, ये सारे के सारे उसमें सम्मिलित थे। वहां से ही हम देखते हैं कि ये प्रजामंडल ने पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर इस जन आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। वो छोटा जन आंदोलन नहीं था, समूचे छोटे छोटे रियासती और गांव-गांव तक ये छोटे रियासती प्रजामंडल खड़े हो गए थे, जिससे अंग्रेजों को जो है समस्या हो गई थी। हम एक चर्चा थोड़ी इन प्रजामंडल के इतर आईएनए की भी करना चाहते हैं। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज को मैंने जब ये पुस्तक लिख रहा था तो मैंने इस पुस्तक में आईएनए को अलग से रखा, बल्कि कई प्रोफेसर्स कह रहे थे कि आप अलग क्यों करना चाहते हैं, हम तो इसको 1.5 पेज में रख लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने 300 हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों के जब इंटरव्यूज, लाइव इंटरव्यूज लिए थे, जब उनके गांव घर जाता था मैं, तो मैं उनसे पूछता था कि आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं और इस किताब में आपकी भागीदारी कैसे सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे योगदान को उसमें रेखांकित किया जाना चाहिए। जब हमने ये चैप्टर अपनी पुस्तक में अलग करके रखा तो सब लोग खुश हुए। हाँ, उसमें 4000 स्वतंत्रता सेनानी हिमाचल के ऐसे थे जो सीधे सीधे आजाद हिंद फौज से संबंधित थे। वो विभिन्न दीमापुर, कोहिमा, इम्फाल, चटगांव, नागालैंड, जिगर, कच्छ, मणिपुर, मोरंग आदि मोर्चों पर लड़े। कईयों ने अपनी अधिकतर कई लोगों की जाने तक गई। उसमें भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिमाचल के कम से कम 10 स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनको जो है आजाद हिंद फौज के, जिन्हें कईयों को फांसी दी गई, कईयों को काला पानी की सजा दी गई। ये पूरे 4000 स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आजाद हिंद फौज के सीधे सीधे संबंधित है। हम आपसे एक और बात करना चाहते हैं। सितंबर 1946 ईस्वी में बाग चौंता बिलासपुर में आजाद हिंद फौज का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो वो आजाद हिंद फौज के नायक जो हमारे क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस है, उनकी प्रेरणा से, अगर मैंने जब हिमाचल का दौरा किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, दौरा किया तो वो स्वतंत्रता सेनानी सीधे सीधे नेताजी उन्होंने ही हमें ये सिखाया कि ये जो बंदूक की नाली है ये बाहर की ओर नहीं मुड़नी चाहिए, भीतर की ओर मुड़नी चाहिए। वो अंग्रेज जिन्होंने भारत को परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा है, उनकी ओर आप अपनी बंदूक की नाली मोड़ दीजिएगा। वो हमें गांव में भी ये बात समझाते थे। तो मुझको लगता था कि आजाद हिंद फौज के इन 4000 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण स्थान दें। तो हमने बड़ा प्रयास किया इसके लिए कि हम इसको देखें, तो और हमने उसको रेखांकित भी किया। हम 2 घटनाओं को रेखांकित करके फिर हम अपनी बात समाप्ति की ओर जाएंगे। धामी गोलीकांड हिमाचल की स्वतंत्रता की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम और स्वर्णिम 75 का महत्वपूर्ण घटना है। ये धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में धामी शिमला के बिल्कुल पास ही एक छोटी रियासत थी। वहां पर राजा अत्याचारी था जो वहां का ठाकुर था। तो यहाँ पर ज्यादातर 200 के लगभग सत्याग्रही वहां पर चले जाते हैं। उसमें से जब क्या कहते हैं भागमल सोटा उसको नेतृत्व को संभाल रहे थे, उन्होंने 80 से 90 व्यक्ति घायल हो गए थे और एक व्यक्ति
को सीधे जब गोली लगी तो वो टंगोश के उमादत, टंगोश नाम था वहां गांव का, उसके उमादत वहीं पर शहीद हो गए थे। 80 से 90 व्यक्ति गोलियों से घायल हो गए थे। तो उसका जिक्र अखिल भारतीय स्तर पर ही नहीं, अंग्रेज इंग्लैंड में भी इसकी चर्चा हुई थी, और गांधी जी ने विशेष रूप से इसकी चर्चा अपने चिट्ठियों में की थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। और यही नहीं, दूसरा पझौता किसान आंदोलन, इस घटना को भी हम रेखांकित करना चाहते हैं। कटोगड़ा के वैद्य सूरत सिंह और लक्ष्मी दत्त जो है 1942 में ये पझौता किसान आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। तो उन्होंने एक किसान सभा का वहां पे किसान सभा गठित करी, और वो कहते थे कि राजा अत्याचारी है, उनके विरोध में हम कृषक मर जाएंगे। और उन्होंने एक ऐसी सभा गठित करते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं 11 जून 1943 को मेजर एच.एस. बाम के नेतृत्व में सैनिक दस्ते व पुलिस ने कोटी मावगास में कालीराम के घर को आग लगा दी। हमने उसको रेखांकित किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं तुलसीराम, जातिराम, हेतराम, चेतराम, कमालचंद, चेत सिंह गोलियों से घायल हो जाते हैं। 69 आंदोलनकारी किसान गिरफ्तार हुए। जुलाई 1944 को स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 22 आंदोलनकारियों को 5 से 10 वर्ष की कठोर कारावास, वो नाहन जेल में रहे थे। मैं नाहन जेल में जब गया था तो मैंने वो बैरक्स देखे थे। मैंने 1857 की क्रांति के बैरक्स भी, धर्मशाला देखे थे बागसूनाथ में, और ऐसे ही मैंने नाहन में भी ये बैरक्स देखे थे। वहां पर 39 आंदोलनकारियों को काले पानी की सजा दी गई थी। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे किसान आंदोलन पूरे भारतवर्ष को आंदोलित करते हैं। अंततः ये जितने भी मैंने छोटे छोटे आंदोलन का जिक्र किया, जितने इन क्रांतिकारियों के नाम मैंने आपके सामने रखे, ऐसे हजारों क्रांतिकारी हिमाचल में है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, काला पानी की सजा काटी। यही नहीं, बेड़ियां, जब हम देखते थे कि दोहरी बेड़ियां उनके क्या कहते हैं हाथों में लगी होती थी और उनके पाँव में बेड़ियां लगी होती थी। वैद्य सूरत सिंह को मैंने की बेड़ियां हमने नान जेल में देखी थी, जब मैंने वहां की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। स्वतंत्रता सेनानियों की बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है मैंने उनकी। तो मैंने देखा था कि वो चेन बेड़ियां कैसी थी, और इस आधार पर हिमाचल का एक एक स्वतंत्रता सेनानी, एक एक आंदोलनकारी, भारतवर्ष का वो क्रांतिकारी, वो आंदोलनकारी था, वो महान स्वतंत्रता सेनानी था जिसने अपने न केवल प्राण न्यौछावर किए, अपितु आज हमें स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक होने का गौरव प्रदान किया। वो सारे के सारे पृष्ठभूमि में है। हमें दुख ये होता है कि बहुत कम छोटे छोटे कहते हैं इन क्रांतिकारियों, ये छोटे क्रांतिकारी नहीं हम कहते। मेरा मानना तो ये है, जब हम पुस्तक लिख रहे थे तो मैं इतना गंभीर और गहराई से देखता था कि एक बेटू आंदोलन में 7 बेटू ऐसे थे जो अंग्रेजों की बेट बेगार करते थे। मैं उनका उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। वो कोटी का एक बहुत बड़ा रियासत में हुआ था, उसमें 7 बेटू ऐसे थे जिनको सीधे सीधे वहां के रियासती शासक ने निकाल दिया था। निकाला ही नहीं, मारा भी था। मैंने उन लोगों के नाम भी लिखे हैं। मैंने उन 7 बेटू आंदोलनकारियों के नाम छोड़े नहीं। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि कोटी रियासत के बेटू आंदोलन का बड़ा योगदान था, परंतु ऐसा नहीं किया मैंने। मैं उन 7 लोगों को नेशनल आर्काइव से उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और मैंने उनको रेखांकित किया और पुस्तक में उनका स्थान दिया। हमें दुर्भाग्य लगता है कि पुस्तकों में कुछ कुछ चीजों को हम जो है पाठकों तक पहुंचा सकते हैं, परंतु अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी पृष्ठभूमि में खत्म हो जाते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।